नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। आप लोग जानते हैं यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम हमारा जून में है और उसी को ध्यान में रखकर हम लोग जो विगत 10 से 15 वर्षों में सवाल पूछे गए हैं उन पर एक ओवरव्यू देखने का प्रयास कर रहे थे और साथ में उनको कैसे हल करना है या क्या आगे भविष्य में सवाल बन सकते हैं उसको भी समझने का एक प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने पॉलिटी पर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब पर सवाल देख लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, कैग पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल जरूर आता है। एक या दो सवाल आपको मिल सकते हैं, या तो आपको ये सूची 1 और सूची 2 करके जो सवाल आया करते हैं मिलान करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, या कथन कारण में देखने को मिल सकता है। एक सवाल आपको अवश्य मिल सकता है कैग से। अगर कैग और महान्यायवादी महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत बनता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एसजीआई, और आपके महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो राज्यों के लिए बनते थे। ये 3-4 टॉपिक है, इनसे सवाल जरूर बनता है। 1 से लेकर 2 सवाल इन 4 टॉपिक से आ सकते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा सवाल इसी से आते हैं, ये सबसे मुख्य पार्ट है। कुछ बेसिक बातें इसकी पहले समझ लें। पहली बात तो 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर के रूप में बनाया गया था। तो 1860 में क्यों? देखिए, 1857 की क्रांति आपने सुनी होगी। 1857 की क्रांति हो गई थी। क्रांति के पश्चात जब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तो सत्ता चली गई क्राउन के हाथों में। तो क्राउन ने एक भारत सचिव का पद बनाया था। उन्होंने कहा था भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको आपको देखना है। तो उसी क्रम में एक ऑडिटर जनरल का भी पद आया ताकि ये नियंत्रण रखा जा सके सरकार क्या खर्च कर रही है, किन चीजों पर जो सरकारी खजाना है वो समाप्त किया जा रहा है, व्यय किया जा रहा है। तो 1860 में वो आए, लेकिन इसको कोई भी कानूनी रूप नहीं मिला। कानूनी रूप इसको मिला था भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैग में। ठीक है, ये बस केवल आपके समझने के लिए, इससे सवाल नहीं आता है। ये यूपीएससी के हिसाब से थोड़ा सा हो जाता है, वहां यूपीएससी में कभी पूछ लिया जाएगा इतना डीप, पीसीएस में इतना डीप नहीं पूछता। नियंत्रक को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और कार्यकाल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 148, 148, मतलब ये एक संवैधानिक पोस्ट है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसकी बात करता है कैग ऑफ इंडिया। ये स्वतंत्र कार्यालय है, ठीक है, स्वतंत्र कार्यालय है, और ये भारत के संविधान के तहत इसको बनाया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अभी आगे देखेंगे इनका कार्यकाल वगैरह भी। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य जो होता है वो भारत सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों, जो अन्य पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनके क्या खर्च हैं और क्या उनकी समस्याएं हैं, किस प्रकार से व्यय संबंधी और आपके लेन देन संबंधी जो भी चीजें हैं उन सब पर ये एक नजर बनाता है। ये केवल एक सलाह के रूप में काम करता है, ये प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि आप इतना खर्च नहीं करिए। ये केवल बताएगा कि इतना खर्च हो सकता था, इतना कम खर्च हो सकता था। आपने विनोद राय जी का नाम सुना होगा। विनोद राय, ये हमारे ये 11वें कैग थे शायद, और इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम का जो घोटाला था वो इन्होंने ओपन किया था। ये कैग थे। इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले में भारत को बहुत बड़ा नुकसान इसने पहुंचाया था। आगे चलते हैं। जैसे भारत का कैग का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ये जरा सा नोट कर लीजिएगा। कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। जनरली हम लोगों के दिमाग में 5 वर्ष फिट रहता है, 65 वर्ष फिट रहता है, यहाँ 6 वर्ष है। ठीक है, और अधिकतम आयु पूरी करने के पहले भी वह इसको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया वही होगी जो आप न्यायाधीश को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी प्रक्रिया के तहत इसको हटाया जाएगा।
और ये अपना त्याग पत्र चाहे तो राष्ट्रपति को सौंप सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं। तो जो नियुक्ति करता है आप उसी को सीधे अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये देखिए। और यह अपने पद का कार्यभार संभालने से पहले शपथ लेते हैं। शपथ जो है तृतीय अनुसूची में दी हुई है। हम लोग जब अनुसूची पढ़ रहे थे तब वहां पर इसको समझा था। आप चाहें तो दोबारा से अनुसूची वाला चैप्टर देख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अनुसूची वाला। इसके कार्य क्या क्या होते हैं? ये भारत के राष्ट्रपति इसको पहले तो चयन करते हैं, इसकी इंडिपेंडेंस जो है निर्धारित होती है। इसको हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है। इसका जो वेतन भत्ता वगैरह है वो सब अनुसूची 2 के तहत संचित निधि पर भारित होता है। इसकी कार्य अवधि समाप्त होने के पहले इसको हटाया नहीं जा सकता। अगर हटाएंगे तो प्रक्रिया आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह अपनानी पड़ेगी। इसके जो वेतन भत्ते हैं वो बदले नहीं जा सकते नियुक्ति के पश्चात। इसकी जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, लेखा परीक्षा, लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें, सब ये राष्ट्रपति द्वारा कैग के परामर्श से निर्धारित होती है। मतलब कैग एक स्वतंत्र है डिपार्टमेंट, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए इसको। सीएजी को पद से हटाना, तो मैंने आपको बता दिया था ये वही प्रक्रिया है जिसको आप अगर हटाना चाहें तो आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाना पड़ेगा। और कैसे वो हटाते हैं? प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। विशेष बहुमत का मतलब मैंने आपको बताया था, उपस्थित संख्या, जो सदस्य संख्या है उसका आधे से अधिक, और जो आपके उपस्थित हैं उसका 2/3। इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया था कि विशेष बहुमत का क्या अर्थ होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने देख लिया ओवरव्यू, अब सवालों को जरा हल करते हैं तेजी से। पहले एक बार ये जरा अनुच्छेद भी देख लें। कैग की नियुक्ति जो है शपथ और शपथ शर्तें 148 में दी है। 149 में कर्तव्य बताए गए हैं। 150 में संघ क्षेत्रों के लिए, राज्यों के लिए किस प्रकार से वो लेखाओं को प्रस्तुत करेगा। और 151 के लिए संघ के खाते या राज्य के जो खाते हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट जो है राज्य के जो है वो राज्यपाल को देगा संबंधित, और आपके संघ का संबंधित अगर केंद्र सरकार का मामला है तो राष्ट्रपति को देगा। इस प्रकार से पूरी जो लेखा परीक्षा है वो कैग किया करते हैं। अब तेजी से हम लोग सवालों को देखते हैं। इसमें पहला सवाल जो है वो जरा हम लोग देख लें। इसमें लिखा हुआ है कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये राष्ट्रपति द्वारा होती है कैग की नियुक्ति, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। शेष चीजें नहीं देखना है, ये सब काम का नहीं है आपका। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये कहाँ करते हैं कुछ, ये तो हर साल खुद चुनाव करके आते हैं। अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग तो समाप्त हो गया है, अब नीति आयोग बन गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री द्वारा क्यों किए जाएंगे? वित्त मंत्री तो केवल एक मंत्री होते हैं, है ना। ये एक तरीके से ये जो है संवैधानिक पोस्ट है। चलिए आगे चलते हैं तेजी से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो महालेखा परीक्षक होती है उनकी नियुक्ति की जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। 148, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। नियुक्ति वाली बातें 148 में है, उनके कर्तव्य वाली बातें हैं आपको 149 से मिलेंगी। और जो लेखा की बातें करते हैं वो 150 में मिलेगी। और प्रतिवेदनों को वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के सामने रखते हैं, वो 151 के तहत है। तो आपको पता होना चाहिए 148 से लेकर 151 तक ये कैग से संबंधित आपके अनुच्छेद है। अनुच्छेद यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, इस पर सवाल आए हुए हैं पहले। इसमें है नियंत्रक संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन के सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो संघ का अगर लेखा संबंधी प्रतिवेदन है तो किसको प्रस्तुत किया जाएगा? तो मैंने अब आपको बताया, संघ का है तो राष्ट्रपति को दिया जाएगा, और राज्य का है तो राज्यपाल को दिया जाएगा। और राष्ट्रपति जब ये सब लेखा संबंधी प्रतिवेदन लेते हैं फिर राष्ट्रपति के माध्यम से वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे राज्यपाल के माध्यम से विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर यहाँ भारत के कानून मंत्री को ये कोई पद नहीं होता, मतलब पद है, कानून मंत्री तो होता है, लेकिन इससे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं। लोक सेवा के अध्यक्ष को ये क्या होता है? ये कुछ नहीं। लोक सेवा समिति के अध्यक्ष को
ये इसकी रिपोर्ट मंगा सकते हैं। ये महालेखा परीक्षक जो कैग होता है, इनकी मित्र की तरह काम करता है, क्योंकि इसका काम जो होता है वो ये देखना होता है कि सरकार जो है अनावश्यक खर्च तो नहीं कर रही। लोक सेवा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष पार्टी का होता है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बस एक मान्यता हो गई, बहुत समय से विपक्ष की पार्टी का ही बनता है, इसलिए। आगे चलते हैं। किसके द्वारा भारत के जो कैग है उनका पद का सृजन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? संविधान के द्वारा किया गया था। आर्टिकल 148 संविधान में ये बात कही गई थी, है ना। संसदीय अधिनियम द्वारा नहीं, संसद अधिनियम 1976 एक आया था, जिसके तहत जो कैग की शक्ति है उन सब पे थोड़ा सा एक बदलाव करने का प्रयास किया गया था। मतलब उनको और क्या क्या शक्तियां दी जा सकती हैं, या उनसे उनका कार्य, उनका जो शक्तियां हैं वो और निष्पक्ष रूप से कैसे काम करें, उस पर एक चर्चा की गई थी 1976 के कैग के नियंत्रण कानून में। यहाँ देखिए क्या बात है, ये बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है कैग से संबंधित। पहला पढ़ लें, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। अभी अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने, बिल्कुल ये सत्य है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सही नहीं है ये देखना है, नहीं पर टिक लगा लीजिएगा, गोला कर लीजिएगा, ताकि आपको दिखाई दे कि नहीं पूछा है। ये आंसर नहीं हो सकता। इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान है। चलिए मान लीजिए ये अभी आपको पता नहीं। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा अयोग्य हो जाते हैं, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो ये सही है, उनको वो हर चीज में अयोग्य हो जाएंगे। इस तभी तो उनकी जो स्वतंत्रता है वो निर्धारित होती है। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि वो भारत सरकार ने उनसे कह दिया कि हम आपको रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा पद दे देंगे, आप अच्छा अच्छा दिखाइए, तो स्वतंत्र पद कहाँ रहा? वो भी लोभ मोह माया में पड़ जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको भी रिटायरमेंट के पश्चात कहीं पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी प्रकार से आपको कैग में भी होता है, अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, ताकि वो निष्पक्ष रूप से काम करें, उनको कोई लोभ ना हो भविष्य में कि उनको कोई पद दिया जाएगा, इसलिए वो सरकार के पक्ष में निर्णय दें। ठीक है, इनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ये बस गलत है। ये देखिए जरा, ये वाला मान लीजिए आपको नहीं पता था, लेकिन ये तो पता है ना, राष्ट्रपति उनको थोड़े ना हटा सकते हैं, बाकायदा उनको संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी हटाने के लिए। और कैसे हटाए जाएंगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं, उस तरीके से इनको हटाया जाएगा। तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। नहीं पूछा था आंसर नहीं। अब हमें बी, इसका मतलब है बी भी हमारा सही है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। उनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। लोकसभा के अध्यक्ष कैसे हटाए जा सकते हैं? बकाया एक संकल्प लाकर। उसी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के लोग ही एक विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर दें, और 14 दिन का समय देना चाहिए बकायदा लोकसभा अध्यक्ष को, तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत का महान्यायवादी, ये 76 है, आर्टिकल 76 के तहत। अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे। ये आर्टिकल 76 के तहत इसमें राष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये रह सकते हैं। इस पर कार्यकाल की बात संविधान में नहीं की गई है। अलग से भारत के महान्यायवादी के लिए संसद ने कानून बनाया था, उस पे राष्ट्रपति जो है उनके प्रसाद पर्यंत तक ये रह सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, तो इनको हटाए जाने की प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान नहीं है, ये है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अब आप ये मत करिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया भी वही है जैसे न्यायाधीश को हटाने की है, ऐसा वहां पर लिखा हुआ है, ये भी हो जाएगा। फिर ए सी के बराबर है तो बी सी के बराबर हो जाएगा। ऐसा रीजनिंग यहाँ मत लगाइएगा, यहाँ पर जैसा किताब में लिखा हुआ है वैसे पॉइंट टू भी नोटेड करना होगा आपको। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही उनको हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं। कौन संसद की सेवा लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? लोक सेवा, ये है ना, लेखा, लोक लेखा है इसका पूरा नाम, लोक लेखा समिति। ठीक है, ये लोक लेखा से आप समझ रहे हैं ना, लेखा संबंधित चीजों को ध्यान रखता है कि भारत सरकार कोई अतिरिक्त खर्च तो नहीं कर रही है, उसका खर्च एक नियंत्रित खर्च होना चाहिए। तो ये भारत के महान्यायवादी नहीं, ये नहीं होते, ये कानून संबंधित जानकारी देते हैं सरकार को। महाधिवक्ता,
ये सॉलिसिटर जनरल है, ये भी सरकार को कानून संबंधी जानकारी देते हैं। कैग, कैग ही इसका आंसर है, क्योंकि कैग जो है वो रिपोर्ट निकालते हैं लेखा संबंधी, की लेखाओं संबंधित प्रतिवेदन देते हैं कि हमारा इतना खर्चा हुआ, इतना संचित निधि में और जुड़ सकता था, ये सब जानकारी वो देते हैं। तो लोक लेखा समिति को वो एक तरीके के दोस्त की तरह काम करते हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदार कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कौन कर सकता है इसकी टीका टिप्पणी पर अंतिम रूप से कार्रवाई कौन कर सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये संसद कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो बकायदा उस प्रतिवेदन को संसद के सामने रखवाएंगे। संसद में फिर बहस हो सकती है उस प्रतिवेदन को लेकर के, आपने सरकार ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। फिर कई प्रकार के विश्वास मत, मैंने आपको बताया था, विश्वास मत लाया जा सकता है कि सरकार का भरोसा नहीं किया जा सकता, सरकार ने बहुत घाटे का सौदा किया है, इस प्रकार की कई चीजें आ सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य पर निर्धारित करता है? तो ये मैंने कर्तव्य के लिए मैंने आपको बताया था, नियुक्ति तो 148 में होती है और कर्तव्य जो है 149 में है। 147 तो कैग से संबंधित ही नहीं है, 146 भी नहीं है, तो ये दोनों तो हटा ही दीजिएगा पहले। अब 50-50 आप आगे मान लीजिए आपको पता नहीं था, तो आपको टिक जरूर करना है, चाहे सी करिए चाहे डी करिए, इस पे कोई डाउट नहीं। अगर ऐसे आपने 10-15 क्वेश्चन भी आपने 50-50 वाले निकाल लिए ना, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके 6 सवाल भी सही हो गए और आपके 9 सवाल गलत हो गए, तो ऑन एन एवरेज आप जोड़ेंगे माइनस प्लस करके, तो भी आपका पॉजिटिव में ही नंबर आएगा। नहीं तो आप पूरे 15 क्वेश्चन छोड़ देते, कुछ भी प्रॉफिट ना होता। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे जल्दी से देखते हैं अगला सवाल। महालेखा जो कैग है वो किसका मित्र कहलाता है, मित्र और मार्गदर्शक होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, लोक सेवा समिति या लोक लेखा समिति, इसके ये मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि ये भी इसी समिति, इस कैग की जो रिपोर्ट होती है उसी को ये पढ़ती है, देखती है, उसका विच्छेदन करती है, पॉइंट टू बी कि पॉइंट के हिसाब से कहाँ पर क्या गलती हो रही है सरकार द्वारा और कहाँ पर सरकार पर नियंत्रण रखना है, और कोई नहीं। ठीक है। प्राक्कलन समिति भी है, प्राक्कलन समिति भी इसी की रिपोर्ट का सहारा लेती है, लेकिन इसका मित्र एवं मार्गदर्शक जो है वो लोक लेखा समिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने सुना होगा आरबीआई के उर्जित पटेल जी है, उनको बुलाया गया था, लोक लेखा समिति ने बुलाया था, ये बुला सकती है ये, क्योंकि भारत सरकार के नियंत्रण, लोक लेखा संबंधी नियंत्रण की बात करती है, तो इनको बुलाया था। अब इसमें एक चीज हुई थी, ये ऑडिटिंग का भी काम करता था और उसको ऑडिट प्लस आपको कंट्रोलर, ये लेखा का भी काम करता रहा है और उसको नियंत्रण ऑडिटिंग का भी काम करता रहा है। तो अब इससे क्या हुआ था कि इससे ऊपर काम बढ़ जाते थे, इसको केवल लेखा तक सीमित कर दिया गया है। अकाउंटेंट करके एक नया पद अलग से जनरेट किया गया है जो नियंत्रण का काम करता है, अलग ऑफिस बनाया गया है। तो ये कब किया गया था? 1976 में बकायदा कानून लाकर इसको अलग किया गया था। तो ये याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया था, ये फैक्ट है बिल्कुल। तो कब ऑडिटिंग से अलग किया गया इसको, ये आपको किया गया है 1976 में, ये याद रखिएगा। ये अभी 4-5 करीब 2016 के पीसीएस में पूछा था ये। आगे चलते हैं। लोक निधि का, लोक, लोग लिख दिया इसमें, लोक निधि, लोक निधि मतलब पब्लिक जो आपका पैसा है उसका अभिभावक किसे कहा जा सकता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाएगा उसका अभिभावक। क्यों इसको कहा जाएगा? क्योंकि ये बताता है कि पब्लिक का जो पैसा आ रहा है, टैक्स आ रहा है, उसका सरकार किस प्रकार से उपयोग कर रही है और कहाँ सरकार को इस पर खर्च करना चाहिए। तो ये कैग का काम होता है, लोक निधि को उसको वो देखने का काम करता है। इसके लिए वो प्रतिवेदन राष्ट्रपति को और संबंधित राज्यपाल को देने का कार्य करते हैं। तो अभिभावक किसे कहते हैं? कैग को। आगे चलते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, एक तो गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान के कैग हैं, 6 वर्ष तक रहेंगे, 14वें क्रमांक इनका 14th है, और तो ये 14वें, ये है महानियंत्रक लेखा परीक्षक। तो दोनों नाम याद रखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू नाम है, किस क्रम के हैं, और ये क्या है, कैग। ठीक। तो आपको पूरा नाम आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ये कभी भी पलट कर भी सवाल पूछा जा सकता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू किस क्रम के हैं, या वर्तमान भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, या उनका क्रम क्या है, तो ये पूछा जा सकता है।
राज्यों की वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन कर सकता है? मैंने भी वही बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर जो नियंत्रण करता है वो कैग करता है। कैग राज्यपाल को रिपोर्ट देगा, राज्य से संबंधित, केंद्र सरकार संबंधित रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देता है। तो यहाँ पर दिया नहीं है कैग, तो ये आंसर हो जाएगा डी। राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल को तो खुद ही रिपोर्ट देता है। मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। राज्य वित्त सचिव, ये फाइनेंस जो सेक्रेटरी होती है अलग चीज है। फाइनेंस सेक्रेटरी ये सरकार का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये सरकार का पार्ट हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। ये कैग की तरह स्वतंत्र नहीं है, ये अलग से सरकार का पार्ट हो जाते हैं। फाइनेंस बिल लाना, फाइनेंस कैसे करना, इन सब चीजों पे ये काम करते हैं। कैग जो है वो इन सब चीजों पर केवल एक लेखा प्रस्तुत करता है कि ऐसा किया जाना चाहिए था पर ऐसा किया नहीं गया, इससे बड़ा नुकसान हो गया, या सरकार ने इस पर ध्यान दिया तो इतना पैसा हमारा बच गया। दोनों बातें इसमें होती हैं। ये देखिए, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों, देखिए लाइन कितनी अच्छी है। आप इसको मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए तो आप इसको ऐसे बता दें, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलाप, सरकार जो खर्च कर रही है उसका जो लोक वित्त है उससे संबंधित जो प्रतिवेदन होता है उसी के अंतर्गत हम सब चीजें ध्यान रखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल है? सार्वजनिक खर्च, ये तो होगा ही। सार्वजनिक खर्च का मतलब भी हो गया सरकार खर्च कर रही। सार्वजनिक राजस्व, सरकार क्या क्या टैक्स कलेक्ट कर रही है, ये भी संबंधित। वित्तीय प्रशासन, फाइनेंस तो सरकार देखती है। व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन, कॉर्पोरेट बैंक, ये तो अलग चलती है ना कॉर्पोरेट बैंक्स, इसका लेना देना नहीं है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ट्रिक भी इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। लोक वित्त की बात की गई तो ये भी सही है, ये भी सही है। मान लीजिए आप इसमें और इसमें फंस गए, 50-50% आपका आ गया, ठीक है। इसमें आपको टिक करना है सी या डी, ठीक है, कोई भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डी आसानी से आपको पकड़ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा ये मैचिंग सवाल है, मैच कराना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति कहाँ से संबंधित होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये पढ़ाया था मैंने आपको। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक दोबारा से पढ़ सकते हैं, सवाल देख सकते हैं। हम टॉपिक के साथ साथ सवालों को भी देखते हुए चले आए, पुराने सवाल। भारत के महान्यायवादी, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी कहाँ जाते हैं? भारत के महान्यायवादी और भारत के महाधिवक्ता ये कहाँ पर जाते हैं? ये तो खैर संवैधानिक पोस्ट नहीं है, इसको नियुक्ति, जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है वो इसको चयन करते हैं। और महाधिवक्ता जो है न्यायवादी की सपोर्ट के लिए होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे न्यायालय हैं, कहाँ कहाँ महान्यायवादी जाएगा, तो महाधिवक्ता उसकी मदद के लिए होते हैं। उसको सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब देखिए, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं, लेकिन महान्यायवादी लोकसभा की बैठक में पार्टिसिपेट कर सकता है, राज्यसभा की बैठक में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, संसद की संयुक्त बैठक में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। बस मिलान करने का था ये। और महाधिवक्ता कहाँ चले जाएंगे? इसलिए छूट गए उच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से। कभी कभी मतलब हम लोग टिके रहते हैं, बिल्कुल फर्म रहते हैं कि महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय ही जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये आंसर्स के हिसाब से आपको अरेंज करना है। और कैग की बात लोक लेखा समिति, वो लोक लेखा समिति का मित्र होता है, फ्रेंड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, जो डी है उसका 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का आपका चौथा हो जाएगा और डी का दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया। कैग से संबंधित आज तक लगभग लगभग इतने ही सवाल पूछे गए थे, पलट कर इनसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है, सवालों को हल करना है। और 50-50 अगर आप पहुंच जाते हैं किसी तरीके से तो उसको टिक जरूर करना है, उसको छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से, ये याद रखिएगा। चलिए, तो आज इतना ही है। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिटी के जरा समझेंगे सॉलिसिटर जनरल महाधिवक्ता क्या होता है, राज्य के जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनका क्या अर्थ होता है, और साथ में आपके जो महान्यायवादी हैं, ये आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जी इस समय वर्तमान में वेणुगोपाल है, तो वो कैसे उनका क्या गठन है, किस प्रकार से संविधान में उनकी बात की गई, उनको ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। तो आपको वो सब नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। आज इतना ही रखेंगे, फिर नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इतना ही था आज। नमस्कार।